total electric flux passing through any surface, और इसे सरफेस ही नहीं बोला जाएगा, इसे क्लोज सरफेस बोला जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि क्लोज सरफेस क्या होता है। और इस सरफेस को ना कई बार गॉसियन सरफेस भी बोल दिया जाता है, क्योंकि गॉस ने थ्योरम बनाई थी, तो इस सरफेस को गॉसियन सरफेस भी बोल दिया जाता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon times the total charge contained inside the closed surface। कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होगा, अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूं। इसको और कैसे आप समझोगे, इसका मतलब ये भी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही मैंने कल बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो किसी भी क्लोज सरफेस है, जैसे अब मैं बना रहा हूं, ध्यान देना, ये क्लोज सरफेस है, ध्यान देना, ये क्लोज सरफेस है, चारों तरफ से जो है ये क्लोज है, ध्यान देना, इसमें कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अब इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, जैसे मान लीजिए अगर अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, ऐसे अंदर अंदर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है। तो ये जो प्लस क्यू है, आपको पता है ये चार्ज क्या करेगा, बाहर की तरफ फील्ड लाइंस निकालेगा। इस चार्ज की वजह से बाहर की तरफ फील्ड लाइंस निकलेंगी इस तरीके से। ये फील्ड लाइंस कहां से जाएंगी, कहां से क्रॉस कर रही हैं, इस क्लोज सरफेस से क्रॉस कर रही हैं। अगर आप इस क्लोज सरफेस के बाहर खड़े हो गए तो आप क्या बोलोगे, इससे फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस से, ये क्लोज सरफेस है, और आप यहाँ पे खड़े हो गए तो आप क्या बोलोगे, बाहर खड़े हो गए तो आप बोलोगे इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस, 8 फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो बाहर आ रही है ना, बाहर आ रही है, तो आप झट से बोल सकते हो कि अंदर जो है अगर फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, ध्यान देना, इस क्लोज सरफेस के से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, तो आप झट से बोलोगे कि अंदर कुछ चार्ज रखा हुआ है, तभी फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये एक एग्जांपल हो गया, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। एक और एग्जांपल बताता हूं। एक और एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए क्लोज सरफेस है, इसमें 3 ही एग्जांपल हो सकते हैं, ध्यान से समझना। मान लीजिए एक क्लोज सरफेस है, आप बाहर खड़े हो और आप बोल रहे हो कि इसके अंदर कुछ फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे। अंदर आप जाते हुए देख रहे हो कि कुछ फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इसके नेगेटिव अंदर क्या चार्ज। रखा होगा, नेगेटिव डेफिनेटली चार्ज। नेगेटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज रखा होगा। अब मुझे नहीं पता कि कितना नेगेटिव चार्ज रखा है, टोटल नेगेटिव चार्ज रखा होगा, ध्यान देना। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज हो, कुछ नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन उन सब का सब मिला के कितना रखा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ, आप ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि अंदर की तरफ फील्ड लाइंस जाती हुई दिख रही हैं। और तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ऐसा हो सकता है, ध्यान देना, ये तीसरा केस है। तीसरा केस ऐसा होगा, ये क्लोज सरफेस है, तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि ऐसा केस हो रहा हो, ध्यान देना,
ये तीसरा केस है। अब आप बोलोगे कि सर जब मैं यहां खड़ा हूं, यहां पे खड़ा हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं? फ्री फील्ड लाइंस आर एंटरिंग, और यहां खड़ा हूं तो क्या देख रहा हूं? फ्री फील्ड लाइंस आर लीविंग। तो जितनी एंटर हो रही है उतनी ही बाहर निकल रही है। आ रहा है समझ में? 3 अगर एंटर हो रही है और 3 ही बाहर निकल रही हैं, तो आप झट से बोलोगे कि अंदर कोई चार्ज रखा ही नहीं है, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही थी उतनी ही बाहर निकल रही है। तो मैं अंदर बोल सकता हूं कि देयर इज नो चार्ज, नो चार्ज kept inside the closed circuit। ये 3 केस हो सकते हैं। अब उसको वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से समझना। अब इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूंगा। ये 3 ही केस आपको दिखाई देंगे पूरे में। अगर क्लोज सरफेस, आपने कोई भी एक क्लोज सरफेस लिया और आप देख रहे हो उस क्लोज सरफेस के आसपास, देख रहे हो, घूम के देख रहे हो कि क्या हो रहा है। अगर बाहर की तरफ फील्ड लाइंस आती हुई दिखे, तो आप समझ जाना अंदर क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा होगा। अगर आप उसी क्लोज सरफेस के आसपास देखो, तो आपको पता चल रहा है कि फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, तो आप झट से बोलोगे कुछ नेगेटिव चार्ज अंदर रखा होगा। और अगर जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही है क्लोज सरफेस पे उतनी ही बाहर निकले, तो आप एक ही चीज बोल सकते हो, अंदर कोई चार्ज रखा नहीं है, देयर इज नो चार्ज केप्ट इनसाइड। ठीक है। अब इसको मैं फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे समझाऊंगा, ध्यान से समझना। अब ये तो मैंने एग्जांपल के फॉर्म में समझाया है आपको, यही 3 केसेस होंगे। वो यही बोलने की कोशिश कर रहा है, गॉस थ्योरम यही बताने की कोशिश कर रही है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is equal to 1 by epsilon times the total charge contained inside the closed surface। अब मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए कोई भी क्लोज सरफेस है ऐसा, इसके अंदर कुछ चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, तो इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, ये किसके इक्वल होगा? 1 upon epsilon naught times the total charge contained, total charge inside the closed surface। अब किसी को याद होगा कल मैंने बताया था कि क्लोज सरफेस से, किसी भी सरफेस से आप फ्लक्स कैसे निकालोगे। मैंने आपको बताया था किस तरीके से निकालना है, तो आप इस तरीके से निकालोगे, ध्यान से समझना। मान लीजिए चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। आप एक छोटा सा एरिया लोगे, बिल्कुल एक बहुत छोटा सा एरिया लोगे इस सरफेस पे, ध्यान से समझना, ये है वो छोटा सा एरिया, सरफेस का एरिया है छोटा सा एरिया। इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? बाहर की तरफ होगा। आप क्या करोगे? इस छोटे से एरिया से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो निकालोगे, वो है E डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा फ्लक्स है, फ्लक्स पासिंग थ्रू वेरी स्मॉल एरिया डी ए। इसको इंटीग्रेट करोगे पूरे क्लोज सरफेस पे, तो इसको बोला जाता है सरफेस इंटीग्रल। ध्यान देना, ये होता है सरफेस इंटीग्रल। इसको इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा का पूरा, जब आपने ये इंटीग्रेशन निकाला, ये पूरा का पूरा, ये आपको क्या देगा? ये देगा आपको टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू
दी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, ध्यान देना, नाम है गॉसियन सरफेस, अपने नाम पे रख दिया उसने। पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। ये पूरी क्वांटिटी, ये जो आप निकालोगे, ये पूरी क्वांटिटी आपको क्या देगी? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी गॉसियन सरफेस। अब ये निकालना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि सर ठीक है, समझ में आ रहा है, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो कि इससे फ्लक्स निकालना और इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? ऐसे कितने एरिया बनेंगे? बहुत सारे। ध्यान देना, यहां पे भी एक एरिया होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, और एरिया वेक्टर होगा इसी तरफ। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए समझा देता हूं, इसका मतलब क्या है, इसको इस तरीके से लिख लेना। क्योंकि ये एरिया वेक्टर, ये वाला एरिया वेक्टर और ये वाला एरिया वेक्टर अलग अलग है। क्यों? दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 है और यहाँ पे E2 है। तो इससे फ्लक्स निकालो, इससे निकालो। अब ऐसे कितने एरिया बनेंगे पूरे सरफेस पे? इनफाइनाइट। सबसे फ्लक्स निकालना है और ऐड करना है, सिंपल ऐड कर देना है, क्योंकि फ्लक्स कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। उसका मतलब यही है, ध्यान देना। आप हर एक एरिया से, छोटे छोटे एरिया से फ्लक्स निकाल रहे हो और ऐड कर रहे हो, तो ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, ध्यान देना बहुत ज्यादा। वो तो कल मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया था आपको, वो इजी पड़ गया था। तो ध्यान देना, मैं गॉसियन सरफेस ना बहुत केयरफुली चूज करूंगा। ऐसा नहीं कि गॉसियन सरफेस मैंने कैसे भी चूज कर लिया, ये मैं हटा दे रहा हूं अभी फिलहाल। गॉसियन सरफेस बहुत केयरफुली चूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरफेस लेके आपने इंटीग्रेशन कर दिया, डिफिकल्ट पड़ जाता है कई बार आंसर, कैलकुलेशन ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगी। तो मैं आपको गॉसियन सरफेस चूज करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से गॉसियन सरफेस चूज करोगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए? इजी हो जाए। मैं नोट में लिख दूंगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge contained inside it। टोटल चार्ज कितना रखा है अंदर? प्लस क्यू। तो ये है पूरा वो पूरा, इस तरीके से आपको दिखता है वो। ये है पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला है। यहां तक आया समझ में? जरा मुझे बताओ, वरना फिर मैं समझाऊंगा। यस सर। फिर मैं बता दे रहा हूं, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपको क्या दे रहा है? ये दे रहा है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? 1 by epsilon naught times the total charge contained inside। ठीक है? अब कुछ चीजें समझ लो इस चीज को। वैसे मैं अभी प्रूफ करवाने वाला हूं, इसका प्रूफ अभी देखेंगे, लेकिन कुछ चीजें मैं पहले समझा देता हूं। ठीक है? सर यस। सर ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये बस स्फेयर के लिए होता है ना सर? नहीं, मैं अभी वही बताने वाला हूँ, ये नोट में अभी लिखवाने वाला था मैं। नोट में आपको एक चीज ध्यान देना है कि दी गॉसियन सरफेस कैन बी ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप का हो सकता है। ध्यान ध्यान से समझना। आप बोलोगे, देखो समझने की कोशिश करो, मैं आपसे बोल रहा हूं ये चार्ज रखा है प्लस क्यू। अब मैं कुछ गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, देखना, ये ग्रीन कलर का गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस है ये, ध्यान देना। इमेजिन करो कि आपने चार्ज रखा हुआ और 3D में, 3D में एक ऐसा क्लोज सरफेस बन रहा है। मैं 3D की चीज 2D में बना के दिखा रहा हूं, तो वो समझना पड़ेगा आपको। ये आर्बिट्री सा क्लोज सरफेस है, दिख रहा है? आर्बिट सा बनाया हुआ है मैंने। अब इसको मैं S1 नाम दे रहा हूं, ये ऐसा शेप हो गया। फिर मैं एक और गॉसियन सरफेस आपको बना के दिखाता हूं, देखो, ये गॉसियन सरफेस हो गया। ये हो गया S2। फिर एक तीसरा बना के दिखाता हूं, तीसरा देखो, ये तीसरा है। अब ये एक स्फेयर है,
आ रही है बात समझ में? यस कितने सर। सरफेस हो गए? 3 बना दिए। ऐसे कितने गॉसियन सरफेस बना सकते हो? आपके हाथ में इनफाइनाइट बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? द गॉसियन सरफेस कैन बी टेकन ऑफ एनी शेप, एंड हाउ मेनी सरफेस कैन बी फॉर्म? Infinite Gaussian surface can be formed. अगर सोचने वाली बात यह है कि अगर इस चार्ज से 4 फील्ड लाइन निकली, ऐसे कुछ तो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, मान लीजिए 5 निकल गई, तो अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू S1, तो आपका आंसर क्या होगा? 5। 5 साफ साफ पता चल रहा है, 5 है। लेकिन आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि यही क्या है, किसके इक्वल है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू S1 एंड S2 एंड S3। S2 से भी उतना ही पास होगा, ध्यान देना। S2 से भी 5 ही होंगी, यही 5 तो आगे निकलेंगी, देखो ये जा रही हैं। तो S1 से भी उतनी ही जा रही हैं और S2 से भी उतनी ही जा रही हैं, उतनी ही फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। दिख रहा है? और S3 से भी उतनी पास हो रही है। तो फ्लक्स तो तीनों से सेम जा रहा है, सेम पास हो रहा है। तो इससे एक चीज प्रूफ हो जाती है कि आप गॉसियन सरफेस कैसा भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फ्लक्स पास होगा वो तीनों से सेम होगा। फ्लक्स मतलब कितनी फील्ड लाइंस उससे बाहर निकल रही हैं, या एंटर कर रही हैं या बाहर निकल रही हैं, बात एक ही है। तो तीनों से 5 हो रही हैं, तो इसका मतलब गॉसियन सरफेस आप किसी भी तरीके का लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर ऑल द गॉसियन सरफेस। दिस फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर ऑल गॉसियन सरफेस। यहां तक समझ में आया? यस यस। सर। अब आप बोलोगे कि सर फिर निकालूं कैसे? जब सारे गॉसियन सरफेस चलेंगे, तो अब आप ये भी बोल रहे थे कि गॉसियन सरफेस जो है केयरफुली चूज करना है, केयरफुली चूज करना है, क्योंकि गॉसियन सरफेस इस तरीके से चूज किया जाएगा कि ये जो कैलकुलेशन है, ये ध्यान देना है, इसकी कैलकुलेशन ई डॉट डी ए की, ये जो पूरा वो पूरा कैलकुलेट करना है ना आपको, ये पूरा कैलकुलेट करना है। अभी प्रूफ भी करवाना पड़ेगा इसका। तो प्रूफ कराते समय ऐसा नहीं कि गॉसियन सरफेस आपने कोई भी चूज कर लिया और कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर दी। मैं कर सकता हूं, आप नहीं करोगे, ध्यान देना। आप कैसा सरफेस चूज करोगे, अब मैं यहाँ पे वही बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है, द गॉसियन सरफेस। पहला पॉइंट समझ लेना कि गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है। अब सेकंड पॉइंट लिखवा रहा हूं, द गॉसियन सरफेस शुड बी चूजन केयरफुली। ये पॉइंट मेरी तरफ से है ताकि आपको समझ में आए। आप ये बुक में ये लिखोगे नहीं कहीं पे, ध्यान देना, ये मेरी तरफ से। द गॉसियन सरफेस शुड बी चूजन वेरी केयरफुली। अब मैं बता रहा हूं कि गॉसियन सरफेस चूज कैसे करना है। द गॉसियन सरफेस must be chosen in such a way, so that it is easy to calculate. It is easy to calculate। ये वाली जो चीज है ना, यही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ध्यान देना, जो गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है, वो इजीली कैलकुलेट हो जाए। आप इस तरीके से चूज करोगे। अब इजीली कैसे कैलकुलेट होगा, तो अब यहाँ पे फर्दर मैं कुछ पॉइंट निकाल देता हूँ।
ध्यान देना, कुछ पॉइंट ये है। सबसे पहला पॉइंट आपको गॉसियन सरफेस चूज करते समय ये पॉइंट ध्यान रखना है। पहला, ई एंड डीए, जो आप डीए लोगे सरफेस पे, एक छोटा सा एरिया तो लोगे डीए, और वहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। तो ई एंड डीए आर ईदर पैरेलल, या तो पैरेलल हो और एंटी पैरेलल हो। आया समझ में? या तो ई और डीए पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। आ रहा है समझ में? और परपेंडिकुलर, ये तीनों चलेंगे। आपको इस तरीके से चूज करना पड़ेगा। अब मैं यहां पे बता देता हूं इसका मतलब क्या है। पैरेलल का मतलब क्या है कि पूरे सरफेस पे अगर ऐसा रहा, ध्यान देना, कि ई और डीए दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आपने जो गॉसियन सरफेस चूज किया होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में? पैरेलल भी चलेगा, एंटी पैरेलल भी चलेगा। एंटी पैरेलल मतलब ई इस डायरेक्शन में और डीए उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल। ये भी चलेगा। इसमें थीटा होगा 0 डिग्री, इसमें थीटा आएगा 180 डिग्री, ये भी चलेगा। और तीसरा ये भी चल सकता है कि ई और डीए दोनों के बीच में 90 डिग्री। आपको इस तरीके से चूज करना है। आ रहा है समझ में? ये पहला पॉइंट है। ये चीज समझ में आई सबको? अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो एकदम समझ में आएगा। ये पॉइंट्स जो है एकदम आपको पता चलना लगेगा कि ये तो बहुत इजीली हो गया मेरा काम। अदरवाइज अगर आप कोई भी आर्बिट्री सरफेस लोगे ना, जैसे यहाँ पे लिया है S1 ले लिया, आर्बिट्री बना दिया, कोई भी एक आर्बिट्री शेप बना दिया, ये कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दिस कैलकुलेशन बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दिस थिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। ये निकालना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। ऑल्दो अगर आप कंप्यूटर से कैलकुलेशन करोगे तो ये बिल्कुल आप कर पाओगे, और ये आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, क्योंकि ये मैंने प्रूव करा दिया है अभी आपको। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, E the surface can be taken in that region where electric field is 0. मतलब आप वहां पे भी सरफेस बना सकते हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ये दो पॉइंट आप रिमेंबर रखोगे तो आप सारे के सारे गॉसियन सरफेस बना सकते हो। देखो मैं पहले आपको गॉसियन सरफेस ही बनाता हूँ, ध्यान देना। इमेजिन करो कि सबसे पहला गॉसियन सरफेस आप बनाओगे पॉइंट चार्ज के लिए, प्लस क्यू के लिए। मैं यही क्वेश्चन है सबसे पहला, ड्रॉ दी गॉसियन सरफेस। बताइए कैसा बनना चाहिए? स्फेरिकल। स्फेरिकल बनना चाहिए, क्योंकि अगर मैं स्फेरिकल बनाता हूं, देखो क्या फायदा होगा। प्लस क्यू से आर दूरी पे अगर आपने एक स्फेयर लिया, बना दिया, तो उसका एडवांटेज होता है कुछ। इसमें दूसरा पॉइंट काम आएगा, ध्यान देना। पहला पॉइंट काम आएगा, अगर यहाँ पे आप एक छोटा सा एरिया लेते हो, ध्यान देना, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लोगे तो इस एरिया का छोटा सा एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ, और मुझे पता है कि इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? रेडियली आउटवर्ड। कितना एंगल हो गया दोनों के बीच में? 0 डिग्री। तो ये पैरेलल है। फिर आप बोलोगे यहाँ बताओ सर यहाँ पे भी वही चीज है क्या? तो हाँ देखो, वही यहाँ पे वही चीज है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड और इसका एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड है। तो मेरे लिए
कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। कैसे, अभी देखो निकाल के दिखाऊंगा। तो गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज के केस में, अगर एक ही पॉइंट चार्ज है, फॉर 1 point charge, Gaussian surface is spherical in nature. गॉसियन सरफेस कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका देखो, अगर मान लीजिए मैंने एक रॉड ली, और कैसी रॉड है ये? इनफाइनाइट। ध्यान देना, इस तरफ से भी इनफाइनाइट है और इस तरफ से भी इनफाइनाइट जा रही है। तो इस केस में शेप कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर याद भी होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक ऐसी रॉड लो जिसमें दोनों तरफ से वो इंफिनिटी जा रही हो, दोनों तरफ से इनफाइनाइट हो, तो मैंने एक एक्सप्रेशन आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ना बाहर की तरफ आती हुई दिखेगी आपको, ऐसे रेडियली आउटवर्ड, ऐसे बाहर की तरफ आती हुई दिखेगी। तो एक सिलेंडर बनेगा। तो अगर आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ तो आपको क्या दिखेगा? आप क्या बोलोगे कि सर आप क्या करोगे? अगर आप इस सिलेंडर पे खड़े हो जाते हो, कोई भी एक आर्बिट्री सिलेंडर बना लेना किसी भी लेंथ का, तो इस सिलेंडर से ना आपको रेडियली आउटवर्ड बाहर आती हुई दिखेंगी, ऐसे फील्ड लाइंस बाहर आती हुई दिखेंगी। देखो ऐसे ऐसे बाहर आती हुई दिखेंगी, कर्व्ड सरफेस एरिया से बाहर आती हुई दिखेंगी। पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आती हुई दिखेंगी। ध्यान से समझना, इससे बाहर आती हुई नहीं दिखेंगी। ये जो साइड वाले स्फेयर है ना, ये वाले, इनसे फ्लक्स बाहर, इनसे फील्ड लाइंस बाहर आती हुई नहीं दिखेंगी। ध्यान देना, इनसे कब बाहर आ सकती थी? इनसे बाहर आ सकती थी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट होता, ठीक है ना। फील्ड बाहर आ सकती थी ऐसे, ध्यान देना, ऐसे आ सकती है, लेकिन तभी आएगी जब वाई कंपोनेंट होगा। लेकिन वाई कंपोनेंट इसमें आता नहीं है। तो जो फ्लक्स होगा इस केस में इज कमिंग आउट फ्रॉम सिलेंड्रिकल सरफेस, या सीएस से बोल सकता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया। No flux will be coming out from the circular part. तो इसमें जो आप गॉसियन सरफेस चूज करोगे, तो गॉसियन सरफेस, ये पहला पॉइंट है, गॉसियन सरफेस इसमें जो चूज करोगे उसका नेचर कैसा होगा? सिलेंड्रिकल इन नेचर। अब जैसे जैसे आपको पता चलेगा आगे आगे जो है, मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करवाता दिखाऊंगा। एटलीस्ट आप ये दो चीजों का ध्यान रखो कि पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस आप कैसा लोगे? स्फेरिकल। और अगर आपको कहीं पे भी रॉड दिखे जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ऊपर से भी इनफाइनाइट, नीचे से भी इनफाइनाइट, तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसा लेना है? गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप का लेना है। क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप अगर आप लोगे तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया से फ्लक्स बाहर आते हुए दिखेगा। ये जो स्फेरिक, ये जो सर्कुलर पार्ट है ऊपर नीचे बनाओगे, उससे कोई भी फ्लक्स आपको बाहर आते हुए नहीं दिखेगा। ध्यान देना। तो अगर आप कहीं पे भी एक छोटा सा एरिया लेते हो, जैसे मान लीजिए यहां लिया एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है। हमेशा एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा, चाहे आप कहीं पे भी बना लो। तो मेरे लिए इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब मैं आपको प्रूफ करा के दिखाता हूं। किसका प्रूफ है? गॉस थ्योरम का।
बल्कि मैंने कल बता ही दिया था प्रूफ, अगर आप देखोगे तो लास्ट जो क्वेश्चन करवाया तो वो प्रूफ ही था गॉसियन सरफेस का, प्रूफ ऑफ गॉसियन थ्योरम। तो एक सिंपल सा केस लेके चल रहा हूं मैं। सिंपल केस क्या है, एक चार्ज लो, जैसे ही आपने एक चार्ज लिया, यस, आप लोगों का नेट का प्रॉब्लम है क्या? है? कि कुछ बच्चे आते रहते हैं जाते रहते हैं, पता नहीं नेट के, ये गांव में भी हैं क्या कुछ लोग, कुछ बच्चे? अच्छा अच्छा, समझ गया। तो गॉसियन थ्योरम का अब मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं, और आप मुझे बताओगे कि आप गॉसियन सरफेस कैसा लोगे, ध्यान देना। अब प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, एक चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज, एक ही ले रहा हूं, ध्यान देना। अब इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि पॉइंट चार्ज के केस में कैसा बनेगा, स्फेरिकल। स्फेरिकल। आर दूरी पे आप एक छोटा सा स्फीयर बना दोगे। इस स्फीयर के किसी भी हिस्से पे एक छोटा सा एरिया लोगे आप, डीए, बाहर की तरफ होगा, वो नॉर्मल की तरफ होगा, ध्यान देना, बाहर की तरफ। और इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी किस तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउट। तो डी और ई और डीए के बीच में एंगल कितना है, 0। और ध्यान देना, एक ही जगह नहीं, हर जगह 0 होगा, ये मैंने प्रूव करके दिखाया था। अगर आप यहाँ पे निकालोगे तब भी 0 एंगल होगा दोनों के बीच में, यहाँ पे निकालोगे तब भी 0 एंगल होगा। तो अब मेरा इंटीग्रेशन करना बहुत इजी हो जाता है, ध्यान देना। अब मैं गॉसियन थ्योरम लगा रहा हूँ, गॉस थ्योरम लगा रहा हूँ। गॉस थ्योरम क्या कहती है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, ये टोटल फ्लक्स है, ध्यान देना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्रूव करना है मुझे, किसके प्रूव करना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करूंगा। तो ये मैं हटा रहा हूं, अब देखना जरा, ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसे कैसे करेंगे। अगर आप ढंग से देख रहे हो तो हर जगह पे, चाहे आप यहां लो, यहां पे लो, यहां पे लो, यहां पे लो, यहां पे लो, कहीं पे भी आप एरिया ले रहे हो, कहीं पे भी आप एरिया लोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 0। 0। 0 डिग्री, है ना। साफ साफ पता चल रहा है, कहीं पे भी लो आप, यहां ले लो, कहीं पे भी लोगे। ये इसेंशियल कंडीशन है, ध्यान देना, ये होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप झट से लिख दो इस चीज को, ई डॉट डी ए को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ये cos ई डी ए कॉस 0, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। बट ध्यान देना, ये तभी कर सकते हो सीधा, ई डॉट डी ए कॉस 0 तभी लिख सकते हो जब हर जगह पे, पूरे सरफेस के एरिया पे, चाहे आप कहीं पे भी एरिया लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल एरिया के बीच में एंगल कितना हो, 0 हो, तभी ये कर सकते हो। अगर कहीं पे भी 0 एंगल नहीं हुआ तो फिर मुझे तोड़ना पड़ेगा, ध्यान देना, फिर मुझे रीजन डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद मैं क्वेश्चन ही करवाने वाला हूं,
तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि सर यहाँ तो एंगल डिफरेंट है, यहाँ तो 0 नहीं है, यहाँ तो 90 है, यहाँ 180 है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पूरे गॉसियन थ्योरम को छोटे छोटे रीजंस में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जरा, तो ये वाला, ये जो cos 0 है ये 1 हो गया। अगर cos 0 1 हो गया तो ये आ जाएगा e इंटू डी, सिंपल इंटू डी हो गया। अब इस इंटीग्रेशन से मैं e बाहर निकाल सकता हूं। क्यों बाहर निकाल सकता हूं? अब यहां पे मैं पॉइंट लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at all points on the surface is equal to, तो कभी पढ़ी होगी, r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से तो इतनी होती है। तो ध्यान देना, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे, अगर आप यहां देखोगे, यहां देखोगे, यहां देखोगे, इस स्फेयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। r दूरी पे तो सेम ही रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, E बाहर निकाल सकते हो, E सरफेस इंटीग्रल के बाहर निकल जाएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, सो E कैन बी टेकन आउट ऑफ द सरफेस इंटीग्रल। आप बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि E हर एक पॉइंट, इस पूरे सरफेस के हर एक पॉइंट पे E क्या है, कांस्टेंट है, तो E बाहर निकल जाएगा। नहीं, डायरेक्शन नहीं है, ध्यान दो, डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन छोड़ दो, डायरेक्शन तो मैंने देख ली ना, E और DA के बीच में कितना एंगल है, 0 है हर जगह पे। तो E DA cos 0 में लिख चुका हूं पहले से। अब E क्या है, E तो मैग्नीट्यूड रहा, E तो अब मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड इस पूरे सरफेस पे, इस स्फेयर के किसी भी पॉइंट पे, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, तो E अब बाहर निकल जाएगा। E इज एक्टिंग लाइक ए कांस्टेंट। और E है कितना, ध्यान देना, E कितना है, Q/4πε0 r स्क्वायर। अब ये वैल्यू डाल दी, और अब आप क्या कर रहे हो, डीए को इंटीग्रेट कर रहे हो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, आप ऐड कर रहे हो। तो आप जरा ध्यान दो, जैसे ही आप सारे एरिया ऐड करोगे, ये डीए, दिस इज डीए, ये डीए, डीए, सारे एरिया जैसे जैसे ऐड करोगे इस पूरे सरफेस पे, तो आपको पता चल रहा है कि ये डीए का इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 4πr²। ये पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 4πr²। तो 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, r² कैंसिल आउट आ गया, आंसर कितना आ गया, Q/ε0। आया समझ में यहां तक? यस सर। तो यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे प्रूव करना है, Q/ε0। ठीक है, ये प्रूफ है पूरा पूरा। कई बार जो है प्रूफ ही पूछ लेते हैं, प्रूफ ऑफ गॉसियन सरफेस या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर गॉसियन सरफेस। जैसे ही डेरिवेशन पूछे गॉसियन थ्योरम की, तो आपको समझ जाना है कि आपको ये पूरी की पूरी डेरिवेशन करनी है, ये डेरिवेशन करनी है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये होता है कि जैसे अब मैं कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं। पॉइंट क्या है यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसमें ऐड करते रहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था, ध्यान देना। अगर आपसे कोई भी गॉसियन सरफेस के बारे में पूछेगा, गॉसियन थ्योरम के बारे में पूछेगा, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, द गॉसियन सरफेस कैन बी ऑफ एनी शेप, ये लिखोगे आप। ठीक है ना, किसी भी शेप का हो सकता है।
दूसरा पॉइंट ये है कि इफ नेट फ्लक्स मतलब नेट फ्लक्स को ही क्या बोल देते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज जीरो, total electric flux passing through the Gaussian surface is zero. तो आप क्या बोलोगे, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, there is no charge kept inside. तो वो कैसे पता चलेगा, अब देखो इसी से देखो, अगर मैं इसे लिखूं E डॉट dA का इंटीग्रेशन, ये टोटल फ्लक्स है, और टोटल फ्लक्स क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से समझना। तो अगर ये टर्म जीरो हो जाए तो आप झट से बोल दोगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म जीरो है, इफ दिस इज जीरो तो आप क्या बोलोगे, Q अंदर कितना रखा हुआ है, जीरो। अंदर जो है आप बोल सकते हो कि अंदर कितना चार्ज रखा होगा, जीरो। टोटल नेट चार्ज, ध्यान देना, टोटल नेट चार्ज इज जीरो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पे भी आपको ऐसा दिख जाए, ध्यान देना, एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए अंदर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस Q माइनस 2Q प्लस Q। और मैंने एक बाहर गॉसियन सरफेस बनाया है जो इन तीनों चार्ज को अपने अंदर समाये हुआ है, ध्यान देना। ऐसे क्या चार्ज हो गया, मेरे को क्या मालूम। बताइए कितना फ्लक्स पास होगा बाहर, इससे कितना फ्लक्स बाहर और होगा। तो ध्यान देना, मैं करके दिखा देता हूं ताकि समझ में आए। देखो मान लीजिए 4 फील्ड लाइंस इसने बाहर निकाली, ये भी 4 फील्ड लाइंस बाहर निकालेगा। ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर ये 4 निकाल रहा है तो ये भी 4 निकालेगा, क्योंकि दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम है। याद है किसी को? यस सर। ओके, तो अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में आएगा कि सर मुझे 8 फील्ड लाइंस ना बाहर आती हुई दिख रही हैं, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से आ रही थी। लेकिन फिर मैं बोलूंगा अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, एक और चार्ज रखा हुआ है -2Q, और क्योंकि -2Q में चार्ज की वैल्यू Q के चार्ज से प्लस Q के चार्ज से दुगनी है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सर मुझे 8 फील्ड लाइंस अंदर आती हुई दिखेंगी। तो अब बताओ नेट फ्लक्स कितना पास हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, या नेट फ्लक्स भी बोल देते हैं, नेट मतलब सबका सम। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी गॉसियन सरफेस, आपका आंसर क्या होगा? जीरो। साफ साफ पता चल रहा है, ये जीरो होगा। तो पता ही चल रहा है 8 फील्ड लाइंस बाहर आती हुई दिख रही है, और एक तरफ से 8 फील्ड लाइंस बाहर आती हुई दिख रही है और दूसरी तरफ से 8 फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई दिख रही है। तो आप झट से कुछ नहीं करना, आपको टोटल फ्लक्स ऐसे लिख देना, सीधा जीरो। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये तो एक तरीका था, ये तो मैंने विजुअली आपको बताया। आप एक और तरीके से बोलोगे अंदर टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है, ये तो मेथड 1 है। टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है अंदर, तो आप टोटल चार्ज निकाल लो, टोटल कितना रखा हुआ है, जीरो। सबका सम करना है, +Q -2Q एंड +Q, इनको ऐड करना, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, जीरो। तो अगर अंदर नेट
नेट चार्ज 0 रखा हुआ है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोल सकते हो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना होगा, 0। अब ध्यान देना, मैं एक चीज यहां पे और लिखवा रहा हूं कि चार्ज जो है ना कैसे भी रखा हो सकता है अंदर। आप बोलोगे कि सर क्या फ्लक्स जो इस गॉसियन सरफेस से पास हो रहा होगा वो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करेगा? कि अभी तो आपने ऐसे बनाया, मान लीजिए मैं इस चार्ज की पोजीशन चेंज करना स्टार्ट करूं, ध्यान से समझना इस चीज को। मान लीजिए मैं इसे मूव कराना स्टार्ट करूं, ऐसे इसे आगे की तरफ मूव कराना स्टार्ट करूं, इसे ऐसे, कोई फर्क पड़ेगा? जब तक मैं इन चार्जेस को इस सरफेस के अंदर ही मूव करवा रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आया समझ में? यस सर। आप इन चार्जेस को प्लस क्यू को दूर कर दो, माइनस टू क्यू को पास ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ये तीनों चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर रखे हुए हैं। मैं एक चीज तो श्योर एंड श्योर बोल सकता हूं कि गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, 0, क्योंकि अंदर चार्ज कितने रखे हैं, सबका सम कितना है, 0। आया समझ में ये चीज? यस सर। और यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, यहां पे whatever be the relative position of the charge, whatever be the relative position of charges, relative position कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर सोचो, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं एग्जांपल एक और ले रहा हूं इसी में, ध्यान से समझना। ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, आप अटेम्प्ट करोगे और आंसर भी निकल जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दो, मान लीजिए मैंने गॉसियन सरफेस लिया, किस तरीके से लिया ध्यान से समझना, ये तीनों चार्ज वही ले रहा हूं, तीन गॉसियन सरफेस बना रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। अब आप मुझे बताओगे कि किस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, देखना है। पहला गॉसियन सरफेस ये है पहला गॉसियन सरफेस। दूसरा गॉसियन सरफेस है ये, दिख रहा है? शेप में कैसा भी ले सकता हूं, गॉसियन सरफेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गॉसियन सरफेस का शेप कैसा भी हो सकता है। लेकिन जब आप प्रूव कर रहे हो, ये प्रूव कर रहे हो, तो प्रूव करते समय आपको गॉसियन सरफेस थोड़ा सा ढंग से चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। है जो ई डॉट डी ए मैं निकाल रहा हूँ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कैलकुलेट करना। तो अब यहां देखो, दो ये ले लिए और तीसरा ये ले लिया। सर यस, सर ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हर शेप के लिए एप्लीकेबल होगा? हर शेप के लिए एप्लीकेबल है, अगर चाहिए होगा तो वो भी प्रूव करवा दूंगा। अच्छी बुक्स जो होती है ना, उसमें किसी भी शेप के लिए किसी भी शेप के लिए मतलब प्रूव करा के दिखाते हैं। तो अगर टाइम मिला तो मैं कोई भी एक आर्बिट्री शेप लूंगा और उससे प्रूव करा के दिखा दूंगा, आंसर वही आता है। यहां पे मैंने एक पर्टिकुलर शेप के लिए लिया है, कौन से शेप के लिए, स्फेरिकल शेप के लिए, क्योंकि स्फेरिकल शेप के लिए कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं तीन तीन मैंने सरफेस लिए हैं, कौन मुझे बताएगा फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू S1, S2 एंड S3 कितना होगा, बताओगे? कौन बताएगा? अब बहुत सिंपल है, आप ये देखो कि S1 के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, बताओ कितना चार्ज है, -Q। पता चल रहा है ना? अगर S1 के अंदर देखोगे तो ये -2Q प्लस Q, ये दोनों साथ साथ में रखे हुए हैं। तो आपको सिर्फ अंदर वाला चार्ज लेना है, अंदर वाला, बाहर वाला चार्ज नहीं लेना। ये मैं प्रूव कराता हूं क्यों बाहर वाला चार्ज नहीं लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते समय क्यों बाहर वाला चार्ज नहीं लेते हैं, सिर्फ अंदर वाला चार्ज लेते हैं, ये मैं अभी प्रूव करा दूंगा, अभी आपको बता दूंगा। तो आंसर आएगा इसमें -2Q -Q/. प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया -Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे
कि सर चलो ये ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब बताओ S2 में बताओ, S2 में कितने चार्ज रखे Q हुए हैं upon अंदर? epsilon. Q. हाँ, प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया +2q बाय एप्सिलॉन नॉट। S3 में कितने माइनस Minus Q by बहुत बढ़िया, -2q प्लस q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा? आप बोलोगे सर तीनों फ्लक्स तो निकाल दिए, लेकिन ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? तो मैं यहाँ पे अब लिखा देता हूं, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या होगा? इफ फ्लक्स इज पॉजिटिव, अगर फ्लक्स पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है? फ्लक्स नेट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है। हाँ, अगर फ्लक्स पॉजिटिव है तो आप एक चीज तो श्योर एंड शॉर्ट बता सकते हो कि अंदर क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और फील्ड लाइंस जो है सरफेस से आपको बाहर आती हुई दिखेंगी। तो आप लिख सकते हो, इफ फ्लक्स इज पॉजिटिव देन फील्ड लाइंस are coming out of the Gaussian surface। तो ये आंसर है, ध्यान देना, ये आपने तीनों आंसर निकाल दिए, लेकिन मैं अब यहाँ पे पॉइंट लिखा रहा हूं कि अगर गॉसियन सरफेस पॉजिटिव है तो उससे क्या समझोगे आप? जैसे यहाँ पे +2q बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो समझ जाना प्लस है, इसका मतलब गॉस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो गॉसियन सरफेस से बाहर की तरफ आ रहा है, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है। और अगर नेगेटिव है, फ्लक्स इज नेगेटिव। अब जब मैं फ्लक्स लिख रहा हूं तो समझ जाना वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, ध्यान देना। The field lines are entering, या बेटर ये है कि field lines are going inside the Gaussian surface। ये 2 पॉइंट याद रखो। समझ में आया ये? यस सर। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट प्लीज याद रखना, ठीक है? तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना। और तीसरे पॉइंट के बाद फिर मैं क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आने वाले पॉइंट्स, आगे वाले जो पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे करेंगे हम, ठीक है ना? तीसरा पॉइंट ये है दैट, ये ध्यान देना, ये ध्यान से समझना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कई बार ना पॉइंट्स के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, एनडीए में पूछ लेंगे, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना तो उसमें ना पॉइंट्स के फॉर्म में पूछ लेंगे। ये जो चार्ज था, ये कौन सा चार्ज था? टोटल चार्ज, ठीक है ना? ये जो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कौन सा चार्ज है? क्यू टोटल। ये कौन सा चार्ज है? दिस इज दी चार्ज which is kept inside the Gaussian surface। ये वाला चार्ज है, ठीक है ना? बट ध्यान देना, बट the outside charge is not included। मतलब ये जो टोटल चार्ज है ना, ये कौन सा वाला चार्ज है? जो गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुआ है, बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं होता। एंड ई, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड टेकन inside the surface integral, inside the surface integral। कौन से वाली इलेक्ट्रिक फील्ड? ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रही है ना, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड टेकन इनसाइड दी
surface integral is due to both charge, is due to both charges outside and inside. ये पॉइंट जरा ढंग से समझ लेना कि इस पूरे फॉर्मूले में जो गॉसियन थ्योरम है उसमें जो राइट हैंड साइड में जो टोटल चार्ज है वो तो सिर्फ अंदर वाला चार्ज है, बाहर वाला चार्ज नहीं है, ध्यान देना। लेकिन जब आप ये कैलकुलेट कर रहे थे, ये जो कैलकुलेट कर रहे थे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में E डॉट डी का इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ओवर दी सरफेस, टोटल सरफेस, इसमें E जो है वो दोनों चार्ज की वजह से, बाहर और अंदर। अब ये मैं एक बार समझा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा क्यों है, ध्यान देना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। थोड़ा सा ढंग से समझना। मान लीजिए एक गॉसियन सरफेस है, ऐसा एक सरफेस, थोड़ा सा समझो कि बाहर वाले चार्ज का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता। देखना जरा, मैं ड्राइंग बना के दिखा रहा हूं, ढंग से समझना इस चीज को। इमेजिन करो कि एक प्लस क्यू चार्ज है जो एक S1 गॉसियन सरफेस है उसके अंदर रखा हुआ है। अब ऐसा हो सकता है कि ये चारों तरफ से फील्ड लाइंस बाहर निकाले, ऐसे, ये एक फील्ड लाइन गई, ऐसे गई, ऐसे, ये 3 फील्ड लाइंस ऐसे गई और 3 फील्ड लाइंस ऐसे गई। अब आप सरफेस पे खड़े हो, बताओ कितनी फील्ड लाइंस बाहर आती हुई दिख रही है आपको? यस, 6 फील्ड लाइंस बाहर आती हुई दिख रही हैं। तो आप झट से बोल दोगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 6 फील्ड लाइंस जो है वो बाहर आ रही हैं, ठीक है ना, आप बोल सकते हो वैसा। लेकिन अब मान लीजिए एक बाहर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, एक बाहर चार्ज रखा हुआ है गॉसियन सरफेस के बाहर रखा हुआ है, ये गॉसियन सरफेस है, ध्यान देना, दिस इज अ गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस के बाहर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। अब आप बोलोगे कि सर इसकी वजह से भी तो फील्ड लाइंस जाएंगी, इसकी वजह से भी तो फील्ड लाइंस जाएंगी। बिल्कुल जाएंगी, तो देखो ऐसे जा रही है। अब यहां पे ना एक चीज समझो कि आप बोलोगे सर यहाँ पे फील्ड लाइंस कट हो रही हैं, ठीक है, तो ये कट नहीं हो रही है, ध्यान देना, ये मैंने बनाई है बट दे आर नॉट कटिंग एट ऑल, ठीक है, आया समझ में? कट नहीं होंगी, होगा क्या, इवेंचुअली ये फील्ड लाइंस ऐसी जाती नहीं है, ये कैसे जाएंगी बता देता हूं, ये ऐसे नहीं जाएंगी। बेटर ये मैं इसे 2 क्यों लूं, चलेगा? चलेगा, ध्यान देना। यस, ये जो फील्ड लाइंस है ना, ये जो बाकी 3 है, ये कट नहीं करेंगी, ये ऐसे होती हुई निकलेंगी, देखना ऐसे। सोचो कि वो कट कर रही है सर, आपने तो वो जो पहले जो पॉइंट लिखवाया था वो तो गलत ही प्रूफ कर दिया। गलत नहीं है, वो समझाने के लिए है, समझाने के लिए, ध्यान देना, ऐसे निकल जाएंगे वो फील्ड लाइंस। बोल सकते हो रिपेल होंगी, लेकिन मैं निकाल रहा हूं ऐसे, देखना, इस तरफ से निकाल रहा हूं, ऐसे निकाल रहा हूं। ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा? अब थोड़ा सा ढंग से देखना, इस चीज को समझने की कोशिश करना। मुझे ना एक्चुअल में बनानी यहाँ पे थी, इस तरीके से मैं बनाता ना तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझा सकता था। बेटर यही है, चलो ठीक है, चलेगा, ऐसे ही समझाता हूँ, ऐसे ही समझ रहा हूँ, यहीं से ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही हैं। अब थोड़ा सा ढंग से समझना, अगर मैं इस पूरे गॉसियन सरफेस को 2 भागों में तोड़ दूं, 2 भागों में तोड़ रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, यहां से ऐसे कट कर रहा हूं, ध्यान देना, समझाने के लिए ध्यान देना।
ये वाला जो सरफेस है ये है S1 और ये वाला सरफेस जो है वो S2 है। तो कौन मुझे बताएगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग ऑन S1 सरफेस, गॉसियन सरफेस का जो S1 पार्ट है उससे कितनी फील्ड लाइंस एंटर होती हुई दिख रही है? देखो एंटर ही होती हुई दिख रही है, अगर आप ढंग से देखोगे तो उसमें एंटर ही होती हुई दिख रही है। बताएगा कोई कितनी एंटर हो रही है? 3। देखो ये एंटर हो रही है ना, यहाँ पे ये देखो ये एंटर हो रही है ना, ये एंटर हो रही है और ये यहाँ पे रुकेंगे नहीं, आगे निकल जाएंगे ऐसे। 3 एंटर हो रही है, सीधा लिख सकता हूं। अब दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग फ्रॉम सरफेस S2 कितनी हो जाएंगी? 9। 6 नहीं है, ध्यान देना। 1 2 3 ये तो ऑरेंज वाली है और 6 हरी वाली हैं, तो 9 हो जाएंगी। और अगर साइन के साथ लिखूं तो आपको पता चलेगा कि जो एंटर हो रहा होता है उसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव, और जो बाहर निकल रहा होता है उसे लेते हैं पॉजिटिव। तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग दी सरफेस, लीव कर रही है, नेट फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, ध्यान देना। 3 एंटर हो रही है, 9 बाहर निकल रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? ऑन एन एवरेज क्या बोलूंगा? 6 बाहर निकल रही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, हाँ, लीविंग दी गॉसियन सरफेस। आपका आंसर क्या होगा? ये फ्लक्स ही है, ध्यान देना। इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स एंटरिंग। इसी को क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को फ्लक्स एंटरिंग, इसी को लिख सकते हैं फ्लक्स एंटरिंग। इसको लिख सकते हैं फ्लक्स लीविंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग। क्योंकि लीव जो कर रहा है वो एंटरिंग से ज्यादा है, तो नेट क्या बोलूंगा? नेट फ्लक्स जो है वो लीव कर रहा है। तो कितना होगा? -3 + 6 + 9, कितना आ गया? 6। 6 तो अब आप बोलोगे कि सर इससे समझाना क्या चाहते हो? समझाना ये चाहता हूं कि ये जो +q की वजह से फील्ड लाइंस हो रही थी, आ रही थी, तो 3 ही एंटर कर रही थी और 3 ही बाहर निकल रही थी, तो इसका तो इफेक्ट ही नहीं पड़ा। अगर इसकी बात करूं तो इससे 3 ही फील्ड लाइंस निकली इस गॉसियन सरफेस की तरफ और 3 ही बाहर निकल गई, तो +q का इफेक्ट ही नहीं पड़ा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। तो जो आउटसाइड चार्ज रखा हुआ है, गॉसियन सरफेस से बाहर रखा होता है, उसका नेट फ्लक्स गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो बाहर चार्ज रखा हुआ है उसकी जो फील्ड लाइंस जितनी एंटर करती हैं उतनी ही बाहर निकल जाती हैं। आया समझ में? यस सर। यस ओके। अब ये तो यहां पे समझ में आ जाता है, यहां तो समझ में आ गया, डायग्राम से तो समझ में आ जाएगा कि ये जो टोटल चार्ज है ये कौन से वाला चार्ज होगा? हमेशा अंदर वाला चार्ज, बाहर वाला नहीं लेना। लेकिन ई को कैसे समझे? ई से कैसे समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप ले रहे हो इस फॉर्मूले में, इस वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो वो दोनों की वजह से है, तो अब दोनों की वजह से समझो कैसे है। अब मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, ये पहले वाला पॉइंट था, अब सेकंड समझा रहा हूँ, ध्यान देना। गॉसियन सरफेस ना आपका ऐसा था, ऐसा अजीब सा गॉसियन सरफेस था, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा था। अब होता क्या है कि एक ही तरफ फील्ड लाइंस नहीं जाती, फील्ड लाइंस तो हर तरफ जा रही हैं, ऐसे भी निकल रही हैं और ऐसे भी निकल रही हैं। आपने एक और चार्ज रखा है यहाँ पे +q, इसने भी फील्ड लाइंस निकाली ऐसे। इसे थोड़े अलग कलर से समझा देता हूं।
अब ये कट नहीं कर रही है, मैं दिखा रहा हूं लेकिन कट नहीं कर रही है, प्लीज इसे मानना नहीं है, कट नहीं कर रही है, समझाने के लिए। और इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस पूरे सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस पूरे सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ध्यान से समझना। कौन मुझे बताएगा अगर मैं आपसे बोलूं द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस S1 ये बढ़ी की घटी दूसरे चार्ज के आने पे? पहले कितनी थी? पहले अगर आप बोलोगे तो कितनी थी? यहां पे ध्यान से समझना, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, आप झट से बोलोगे सर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1 थी। आया समझ में यहां तक? यस। Yes. देखो, जब ये चार्ज नहीं रखा था, ये जो प्लस क्यू चार्ज था ये नहीं रखा था, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर S1 सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सिर्फ किसकी वजह से थी? अंदर वाले चार्ज की वजह से। आ रहा है समझ में यहां तक? बताओ जरा जल्दी। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो किसकी वजह से थी? अंदर वाले चार्ज की वजह से, ये वाली E1। लेकिन जैसे ही दूसरा चार्ज रखा, यहां पे बाहर एक चार्ज रखा, बाहर रखा, तो आपको पता चला यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना थोड़ी सी घट गई। क्यों घटी? बता सकता है कोई? यहां पे अगर ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पे, एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? पहले कितनी थी? आप इमेजिन करो कि एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, मान लीजिए 10 न्यूटन पर यूनिट कूलाम, और वहीं पे कोई एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे नीचे की तरफ 8 न्यूटन पर यूनिट कूलाम, तो उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? घट रही है, बढ़ रही है? घट रही है। घट रही है। तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि E1 इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और आपने क्या किया, वहीं पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? घट जाएगी। तो एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? इज डिक्रीजिंग। आया समझ में? अरे बताओ जल्दी 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 बताओ जल्दी। यस सर। Yes. बी पे भी यही होगा, सी पे भी ये होगा, ध्यान से समझना। तो मैं सीधा ही बोल सकता हूं एवरी पॉइंट, यहां पे अब मैं लिख रहा हूं एवरी पॉइंट, यहां पे लिख सकता हूं मैं ऑन एवरी पॉइंट ऑफ S1 surface the net electric field is decreasing। ये डिक्रीज कर रहा है, ध्यान देना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग फ्रॉम सरफेस S1 ऑल्सो डिक्रीजेस। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैसे निकालते हो, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते कैसे हो? एंटरिंग वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे, ध्यान देना, ऐसे निकाला जाता है। ये एंटरिंग वाला है, प्लस
ये होगा लीविंग वाला, ये लीव करेगा फ्रॉम S2, ध्यान से समझना इस चीज को, और एंटर कहां से कर रहा है, एट S1, फ्रॉम S1। आपने दो भागों में तोड़ दिया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दो भागों में तोड़ दिया। तो जब आप इन दोनों का सम करोगे, सिंपल सम करोगे, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दोनों स्केलर क्वांटिटी, तो जब दोनों को ऐड तो क्या आएगा, आपको क्या मिलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आया समझ में? यस सर। तो ये जो पार्ट है जो एंटर कर रहा है वो क्या होगा, घट जाएगा, दिस विल डिक्रीज, ये डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज कर रहा है, जैसे ही आपने दूसरा चार्ज रखा, उसके आसपास एक चार्ज रखा, पहले जो चार्ज रखा था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा था, अगर वो यहां पे S1 से 3 फील्ड लाइंस पास हो रही थी, तो जैसे ही आपने क्या किया, प्लस Q रखा, तो कुछ ऐसा हुआ कि 3 फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और 3 फील्ड लाइंस अंदर रख रही हैं, अंदर आ रही हैं। तो S1 से कितना फ्लक्स पास हुआ, 0। आया समझ में? तो 0 क्यों हो गया, पहले तो 3 आ रही थी, अब 0 क्यों हुआ, 0 इसलिए हुआ क्योंकि पूरे सरफेस पे S1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, घट गई है। आ रहा है समझ में? यस सर। लेकिन अगर मैं S2 की बात करूं, S2 सरफेस की बात करूं, तो S2 पे क्या हो रहा होगा, सोचो क्या हो रहा है। अगर मैं S2 की बात करूं तो S2 पे क्या हो रहा है, S2 पे देखो क्या हो रहा है। अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे, इस पॉइंट पे देखोगे, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। ये इनसाइड चार्ज की वजह से है, इनसाइड चार्ज, और ये आउटसाइड चार्ज। ये चीज समझ में आई? दोनों सेम डायरेक्शन में, इनसाइड चार्ज और आउटसाइड चार्ज, दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ऑन S2 surface electric field is increasing because the electric field due to both charge outside or inside, बाहर वाला चार्ज और अंदर वाला चार्ज, आउटसाइड और इनसाइड, ये दोनों कहां है, सेम डायरेक्शन में, आर इन सेम डायरेक्शन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स leaving the surface S2 is also increases। तो अगर आप ढंग से देखोगे, पहले जब ये बाहर वाला चार्ज नहीं रखा था, S2 से कितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही थी, 3। लेकिन जैसे ही आपने क्या रखा, बाहर वाला एक चार्ज रख दिया, बाहर आउटसाइड एक चार्ज रखा, तो कितनी पास होंगी अब, 6। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आप इमेजिन करो कि पहले ये दोनों 3-3 थे, लेकिन जैसे ही दूसरे वाला चार्ज रखा, बाहर वाला चार्ज रखा, तो जो एंटरिंग कर रहा था, एंटर कर रहा था फ्लक्स, वो घट गया, और जो लीव कर रहा था S2 से वो बढ़ गया। तो उसे मैंने कैसे इंक्लूड किया, यहां पे कैसे समझाने की कोशिश की है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये समझाने की कोशिश की है कि S1 रीजन में क्या होगा, ऑन S1 रीजन, S1 surface net electric field is decreased
S2 सरफेस पे क्या हुआ होगा? ऑन S2 सरफेस, on S2 surface net field is increased. इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश की है। जो पास वाला सरफेस होता है, चार्ज जो आउटसाइड सरफेस के पास वाला चार्ज होता है ना, पास वाला जो सरफेस होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है? घट गई है। और जो आउटर वाला सरफेस है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है? बढ़ गई है। समझ में आया? इसलिए दोनों चार्ज की वजह से आपको जब फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ये जो फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, ध्यान देना, ये जो फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, इसे कैलकुलेट करते समय आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जो E है, ये दोनों की वजह से लेना है, बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड। यहां तक समझ में आया क्या? यस। ठीक है, एक तरफ एक वाला जो सरफेस है, जो S1 सरफेस है, उससे फ्लक्स घट रहा है। घट क्यों रहा है? क्योंकि S1 सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है। क्यों घटी? घटी इसलिए क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो तो इनसाइड की वजह से थी, इनसाइड चार्ज की वजह से थी। लेकिन जैसे ही बाहर वाला चार्ज रखा, बाहर वाले चार्ज ने क्या किया? पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फील्ड क्रिएट कर दी, जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे घटी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटी तो फ्लक्स घटा। लेकिन S2 पे क्या हुआ? S2 पे पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इन दी सेम डायरेक्शन या उससे कुछ एंगल बनाते हुए, एक्यूट एंगल बनाते हुए, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाले चार्ज ने वहां पे लगा दी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड S2 रीजन में बढ़ गई, और S2 रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण जो फ्लक्स वहां से बाहर जा रहा था वो बढ़ गया। लेकिन एक चीज घटी और दूसरी बढ़ी। आप ऐसे सोचो कि A प्लस बी का सम क्या है? 10 है। आप A को घटाना स्टार्ट करो, डिक्रीज करो, और B को बढ़ाना स्टार्ट करो, इंक्रीज करो। इन सच वे दोनों का सम 10 है। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो एक फ्लक्स S1 से जो फ्लक्स था वो घट रहा है, और S2 से जो फ्लक्स बाहर आ रहा था वो बढ़ रहा है। इन सच ए वे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आ गया समझ में? तो ये तीसरा पॉइंट जो है, प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इनको अटेम्प्ट कैसे करोगे समझने की कोशिश करना। देखो जरा, पहले मैं सिंपल क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा थोड़े टफ क्वेश्चंस। What is the number of electric lines of force that radiate outward from 1 coulomb of charge in vacuum? तो कितनी करेंगे बताओ जरा जरा, क्या होगा आंसर फर्स्ट का? तो हम गॉसियन तरफ यहाँ पे गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर आप देखोगे, ये जो अंदर चार्ज रखा हुआ है वो कितना है? 1 कूलम चार्ज है। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपने एक सरफेस ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, ये कितना होगा बताएगा कोई? Q by E epsilon. अंदर जो चार्ज रखा हुआ है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, यही है। और टोटल फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, कितनी फील्ड लाइंस S2 से बाहर निकल रही हैं या एंटर कर रही हैं। अच्छा, कितनी करेंगे? चार्ज कितना है? 1 कूलम है, और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 10⁻12। बट ध्यान देना, आपको ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है? फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की बात हो रही है, इसलिए क्या आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने फ्री स्पेस की जगह कुछ मीडियम रख दिया तो फिर ये फॉर्मूला
चेंज हो जाएगा, तो वो मैं 4th पॉइंट में बताऊंगा कैसे आप इंक्लूड करोगे उसे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आप सॉल्व कर लो, जरा बताना कितना आ रहा है। ये आएगा 10 इंटू 10⁻11 8.85। कितना आ रहा है देखो, ये ना कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.13 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। आ गया समझ में? Yes, sir. और अगर इसमें एक पॉइंट दे लेते कि वेदर द नेट फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, तो आपका आंसर क्या होता? यस, क्या नेट No. फ्लक्स गॉसियन सरफेस के शेप पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। ये सरफेस ऐसा लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यू कैन टेक एनी गॉसियन सरफेस, ऐसा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से फ्लक्स सेम पास होगा। ठीक है, दूसरा देखो अब क्या, दूसरा क्या है? 5,000 lines of force entering a certain volume of space and 3,000 lines emerging out of it। कहने का मतलब समझ में आया क्या है? कि एक गॉसियन सरफेस है, इमेजिन करो ये गॉसियन सरफेस है, इससे कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं? फाइव 5,000 फील्ड लाइंस बाहर बाहर निकल रही हैं। और एंटर कितनी कर रही है? 3,000. 3,000 एंटर कर रही हैं, ऐसे ये एंटरिंग दिखा रहा हूं। तो आप क्या बोलोगे इसके बारे में, क्या बता सकते हो? जैसे ही आपने ये चीज देखी तो आप क्या बोलोगे? Net flux 2,000. नहीं, एंटर कर रहा है या बाहर निकल रहा है? बाहर निकल. बाहर निकल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि 5,000 फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और 3,000 एंटर कर रही हैं। तो आप क्या बोलोगे? आप ऐसे सोच रहे हैं ना, 5-1 क्या है, इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, इन्होंने सीधा ही बोल दिया है कि 5,000 लीव कर रही हैं। तो जो लीव कर रही होती है उनको कैसा लेते हो? पॉजिटिव। और जो एंटर कर रही होती है उसे कैसे लेते हो? नेगेटिव। ऐसे लेना है और दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या आया? पॉजिटिव आया 2,000। पॉजिटिव का मतलब क्या कर रही है? लीव कर रही है। और कितनी लीव कर रही है? लीविंग 2,000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल चार्ज इन कूलम विद इन दी वॉल्यूम। तो अब मैं क्या करूं? अंदर कुछ चार्ज रखा हुआ, अच्छा अंदर चार्ज कैसा रखा हुआ है? पॉजिटिव नेगेटिव? क्योंकि फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई, नेट फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई दिख Positive. रही हैं, तो अंदर क्या रखा होगा? पॉजिटिव चार्ज रखा होगा। अब ये चार्ज निकालने के लिए मैं कैसे क्या लगाऊं? तो चार्ज निकालने के लिए आप क्या क्या लगा दो? ये फॉर्मूला लगा दो, गॉस थ्योरम लगा दो। ये क्या है? टोटल फ्लक्स passing through the S1। ये किसके इक्वल होगा? टोटल चार्ज केप्ट इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये कितना है जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है? कितना है? 2,000 बाहर की तरफ निकल रहा है। 2,000 किसके इक्वल होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितना हो गया? Q हो गया 2,000 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12। ये जरा बता दो कितना आंसर है? बताएगा कोई कितना आंसर है? 17.7 into 10 raised to minus.
तो ये आ रहा है 17.7 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये पॉजिटिव में आंसर होगा। अच्छा, इसमें एंटर कर रही है ना, मैंने उल्टा कर दिया, एंटरिंग है, बट ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर सही है। बस इसमें क्या था, एंटर कर रही थी वो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। आया समझ में यहां तक? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब देख, अब ये बताओ, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज इज हाफ्ड। अब इमेजिन करो कि तीसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक चार्ज है और आपने r दूरी पे एक गॉसियन सरफेस लिया, ये गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। आपने एक और गॉसियन सरफेस लिया जो मैं अलग कलर से बना रहा हूं, जिसका रेडियस हाफ हो गया। फ्लक्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? No. नो सर। नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अंदर जो है चार्ज रखा हुआ है। अच्छा, ऐसा हो सकता है, आप बोलोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा ये डिस्ट्रीब्यूट हो, यहां पे कुछ रखा 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 हो, फिर तो गलत आंसर आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में? अगर यस सर। देखो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। उसने बोला है इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज इज हाफ, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंजेस। तो ध्यान देना, पॉइंट चार्ज अगर होगा अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज अभी भी गॉसियन सरफेस के अंदर ही रखा हुआ है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज, ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता, ध्यान देना, यहां पे लिख रहा हूं मैं सबसे पहला पॉइंट, इफ पॉइंट चार्ज इज टेकन, पॉइंट चार्ज इज टेकन, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आया समझ में? अगर पॉइंट चार्ज जो है सेंटर पे रखा हुआ है, जो प्लस क्यू चार्ज है, अगर सेंटर पे रखा हुआ है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इफ प्लस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड दी S1 सरफेस, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, कुछ चार्ज एक जगह पे रखा हुआ है, कुछ बाहर रखा हुआ है, कुछ दूरी पे रखा हुआ है, सोचो ऐसे। अगर कुछ ऐसा है, ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को, ये S1 सरफेस है और S1 सरफेस के अंदर चार्ज कुछ ऐसे रखा था, फैला हुआ, और इन सब का सम मिला के कितना है, Q है। तो अब आप नहीं बोल सकते, आपने अगर गॉसियन सरफेस लिया R और एक R/2 का गॉसियन सरफेस ले लिया है, तो अब आप नहीं बोल सकते हो, ध्यान देना। ये चीज समझ में आई? अब ये आंसर सेम नहीं है। जो फ्लक्स S1 से Yes. पास होगा और जो फ्लक्स S2 से पास होगा, ये सेम नहीं होगा। बताओ किससे ज्यादा फ्लक्स पास होगा? S1. S1 से, क्योंकि S1 के अंदर ज्यादा चार्ज रखा हुआ है, ध्यान देना। S2 के अंदर कम चार्ज रखा हुआ है, कुछ चार्ज कहां चले गया, बाहर चले गया, S2 के बाहर चले गया, तो S1 से ज्यादा पास होगा, ध्यान देना। इस केस में ऐसा नहीं है। फॉर पॉइंट चार्ज S1 से जो फ्लक्स पास होगा वही S2 से पास होगा। यहां तक आया समझ में? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो,
out of 3 point charge plus 2q minus q plus 3q, two charges plus 2q and minus q are enclosed within the surface S. What is the electric flux due to the configuration through charge through surface S? बताओ जरा क्या आंसर होगा? ये अभी तो करवाया है Q by epsilon naught. हाँ, साफ साफ बता सकते हो। कुछ ऐसा है, मान लीजिए एक सरफेस है, गॉसन सरफेस मान लिया आपने, इसके अंदर जो है ना चार्ज रखा है प्लस 2q एक जगह पे रखा है और माइनस q अलग रखा हुआ है, और प्लस 3q कहाँ है? बाहर है। तो बताओ फ्लक्स पासिंग थ्रू S क्या होगा? कुछ नहीं है, प्लस 2q माइनस q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर है। दैट्स इट। नेक्स्ट बताओ। आई होप समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। Yes, sir. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, और ये एक एक दो मार्क्स के आ जाते हैं। ठीक है, बताओ जरा नेक्स्ट बताओ। If point charge 2 microcoulomb is kept at the center of cubical Gaussian surface, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखना। कुछ नहीं है, ये खुद भी बता सकते हो आप। ये क्यूब है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है, बिल्कुल सेंटर बीच में, बिल्कुल। कितना चार्ज रखा हुआ है? प्लस 2 माइक्रोकूलम। अब मैंने आपको बताया था कि गॉसियन सरफेस का शेप कैसा भी हो सकता है, तो यहां पे क्यूबिकल शेप है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, क्यूबिकल सरफेस। ये जो क्यूब है, अगर इसे मैं गॉसियन सरफेस मान लूं तो S1 से कितना फ्लक्स पास होगा? क्या आंसर होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q by epsilon. तो Q कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻⁶ ये चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट है 8.85 10⁻⁻12। ये आप सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा, S1 और Q। कितना आ रहा है जरा बताना है। 0.225 into 10⁻⁶. फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब है ये। सो 20 इंटू 10⁻⁵ 8.85, ठीक है ना। तो ये लगभग आएगा 2.2 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। अच्छा, ये तो एक पार्ट है, ध्यान देना, ध्यान से समझना। मैंने एक और पार्ट इसमें इंक्लूड किया, क्या है ध्यान देना। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाला हूं। देखो क्या है, कौन मुझे बता देगा कि ABCD, अगर मैं आपसे बोलूं फ्लक्स पासिंग थ्रू ABCD ओनली, व्हाट इज द फ्लक्स passing through ABCD surface, सिर्फ ABCD से बताओ कितना फ्लक्स पास होगा। ना ना ना, ध्यान दो, अगर मैंने ये लगा दिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो एक चीज समझो, मुझे कुछ कुछ चीजें पता है। कितने सरफेस हैं क्यूब में? कितने सरफेस होते हैं? 6। और मुझे एक चीज दी हुई है इसमें, सिंस, मैं यहां पे लिख रहा हूं, सिंस प्लस 2 माइक्रोकूलम is at the center of the cube, क्योंकि प्लस 2 माइक्रोकूलम सेंटर पे रखा हुआ है, बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, तो मैं एक चीज बोल सकता हूं दैट इट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द सर्फेसेस। सारे सरफेस से जो उसका डिस्टेंस है सेम है। देखो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, अगर आप ढंग से देखो, ये वाला डिस्टेंस ये होगा a/2। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं?
ये डिस्टेंस होगा a/2, a/2, a/2। 6 सरफेस से डिस्टेंस कितना है? a/2। इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज इज एट ए सेम डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑल दी सरफेस, सारे सरफेसेस से सेम डिस्टेंस पे है चार्ज, ठीक है ना। तो इसे ऐसे सोचो कि चार्ज जो है सिमेट्री, एक काइंड ऑफ सिमेट्री जो है अटेन कर रहा है। आ रहा है समझ में? अगर आपने इस चार्ज को मूव करवाना स्टार्ट किया किसी भी एक सरफेस की तरफ, तो फिर सिमेट्री नहीं रही। अगर इस चार्ज को आप इस तरफ मूव करवाओगे तो क्या होगा? ये एबीसीडी के पास आ जाएगा, बाकी सरफेस से क्या होगा? ये वाले जो सरफेस है अगर ई एफ जी एच है तो इससे क्या चले जाएगा? दूर चले जाएगा। आया समझ में यहां? अगर मैं इस चार्ज को एबीसीडी के पास लाना स्टार्ट करूं, एबीसीडी के पास लाना स्टार्ट करूं, तो एबीसीडी के तो पास आ रहा है लेकिन ई एफ जी एच से दूर जा रहा है। आया समझ में यहां तक? यस सर। तो अभी फिलहाल क्या है, ये सेंटर पे रखा हुआ है, तो ये सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दी सरफेस है, तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एबीसीडी किसके इक्वल होगा? जो फ्लक्स पास हो रहा होगा क्यूब से, उसका 1/6 पार्ट। आया समझ में? Yes, sir. जो Yes, टोटल sir. फ्लक्स क्यूब से पास हो रहा होगा ना, क्योंकि सारे सरफेसेस से डिस्टेंस क्या है? सेम है, तो मुझे एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, जो ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था, ये था कौन सा फ्लक्स? जो पूरे क्यूब से पास हो रहा था, उसे 6 से डिवाइड कर दूंगा। आया समझ में? अगर Yes, sir. 12 फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी तो मैं एक चीज तो बता सकता हूं कि एबीसीडी से कितनी निकल रही होंगी? 2, ईएफजीएच से 2, बाकी 4 से 2 2 2, इस तरीके से। तो आंसर कितना आया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट मैंने पहले ही निकाला है, 2.2 इंटू 10⁵, इसको 6 से डिवाइड कर दो, यही आपका आंसर है। कितना है जरा बताना? आई थिंक 0.35। 0.36 यस, यहां तक समझ में आया? ऐसे कल मैं Yes, sir. ऑलमोस्ट, Yes, sir. ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस मैं कल बहुत सारे करवाऊंगा कि क्यूब हो गया, कल होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं, जेई में बहुत आए हुए हैं और बोर्ड में भी आए हुए हैं। ध्यान देना, बोर्ड में भी आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, ये जो फर्स्ट पार्ट था, ये जो फर्स्ट पार्ट था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सेकंड पार्ट में आप हमेशा क्या देखोगे, जब भी आपसे बोला जाए कि क्यूब के ए बी सी डी सरफेस से या एक पर्टिकुलर सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो आप हमेशा सम काइंड ऑफ सिमेट्री देखोगे। सिमेट्री जैसे यहां पे मैंने क्या देखी कि एबीसीडी सरफेस जो है, ये जो चार्ज है, ये 6 सरफेस से क्या है? सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो एक सिमेट्री बन गई। तो सिमेट्री है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, जैसे यहां पे सिमेट्री थी तो मैंने बोला कि पूरा फ्लक्स का 1/6 पार्ट जो है एबीसीडी से जाएगा। तो इस तरीके की सिमेट्री हम खोजेंगे जो कल क्वेश्चन होगा। लेकिन सिमेट्री तब टूटेगी जब इस चार्ज को आप मूव कराना स्टार्ट कर दोगे। मान लीजिए आपने एबीसीडी की तरफ मूव करा दिया, तो अब ये सिमेट्रिकल नहीं रहा, तो फिर मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता, तो डिफिकल्ट हो जाएगा फिर मेरे लिए। चलो अब ये बताओ, ये वाला पार्ट जो है बाद में देखेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इसमें मीडियम चेंज हो रहा है, तो वो बाद में देखेंगे। बताओ जरा क्या है ये? बताओ, केयरफुली मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट that net outward flux through the surface of box is 8 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर यूनिट कूलम। एक ब्लैक बॉक्स है, मान लो ये एक बॉक्स हो गया, इससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं,
बाहर निकल रही है। अंदर कुछ चार्ज रखा होगा डेफिनेटली, तभी तो बाहर निकल रही है। कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, बताओ जरा। 8 into 10 raised to the power 3. 8 into 10 raised to power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर यूनिट कूलम। तो पूछा है बताओ अंदर कितना चार्ज रखा है, तो कुछ नहीं करना, अंदर जो चार्ज रखा होगा वो कितना रखा होगा, जो फ्लक्स है वही क्या होता है, टोटल चार्ज कंटेन इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो टोटल फ्लक्स उससे बाहर निकल रहा है या पास हो रहा है वो किसके इक्वल है, टोटल चार्ज केप्ट इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये दिया हुआ है 8 into 10 raised to power 3, तो चार्ज आप निकाल सकते हो। कितना आया चार्ज, चार्ज आया 8 into 10 raised to power 3 into epsilon naught is 8.85 10 raised to power minus 12। So how much it is? Okay, 0.07। I think 70.6 या 4 into 10 raised to power minus 9। 70.4. तो आपका यही आंसर है, ठीक है ना, यही आंसर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर यूनिट कूलम। ये कूलम में आ जाएगा आंसर, कितना चार्ज अंदर रखा होगा। And if the net outward flux through the surface of the box is 0, could you conclude there is no charge inside the surface, inside the box? क्या बोलोगे इसके बारे में, आंसर क्या होगा? Could you conclude there were no charge? No, sir. अंदर चार्ज रखा हो सकता है बट नेट चार्ज जो है वो 0 होगा। ध्यान देना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अंदर ऐसा हो सकता है कि अंदर कुछ चार्ज रखा हो, क्योंकि नेट फ्लक्स कितना है, 0 है, ध्यान देना। हाँ, जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स अगर बाहर आ ही नहीं रहा है, 0 है, तो आप एक ही चीज कंक्लूड करोगे कि या तो कोई चार्ज हो ना अंदर, ऐसा भी हो सकता है कोई चार्ज ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है चार्ज रखे हो लेकिन चार्ज का सम कितना हो, 0। तो बेटर ये है, मैं ये बोलूंगा कि ऐसा हो सकता है कि अंदर जो है नेट चार्ज कितना हो, 0 हो। अंदर चार्ज रखे होंगे लेकिन उनका नेट सम कितना हो, 0। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर रहा हूं, लेकिन ये वेरिएबल फील्ड वाला है, तो ढंग से समझना इस चीज को। ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा समझ में आएगा, चीजें समझ में आएंगी, गॉसियन सरफेस कैसे चूज किया जाता है, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है, इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स। मतलब आप ऐसे सोचो कि आपने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया एक्स एंड वाई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है फॉर पॉजिटिव एक्स। मतलब किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव एक्स की बात हो रही है, मतलब इधर y से इधर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। आया समझ में? Yes, sir. और नेगेटिव बट इन दी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स, मतलब नेगेटिव से एक्स है यहां पे, तो इस तरफ है। और दोनों की वैल्यू दे रखी है, इट इज गिवन दैट E इज कितना है, 200 न्यूटन पर यूनिट कूलम आई कैप, और ये है कितनी, ये वैल्यू है -200 न्यूटन पर यूनिट कूलम आई कैप। तो आपको समझ में आ गया होगा
ये जो 200 है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और ये किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, इस तरफ है, ध्यान देना ऐसे। और जैसे ही आप माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 200 न्यूटन, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, अलग हो गई। तो अब आपने क्या बोला, आपने बोला कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर लिया आपने 20 सेंटीमीटर का, तो यहां पे मैं ले रहा हूं, देखना जरा, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना रहा हूं जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और लेंथ है 20 सेंटीमीटर, हैज इट सेंटर ऑन द ओरिजिन। तो ये कुछ ऐसा हो गया, देखो ऐसे, ऐसे सिलेंडर रखा हुआ, ये 10 सेंटीमीटर इधर है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और 10 सेंटीमीटर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब बताओ, अगर आप खड़े हो गए इस सरफेस पे, इस गॉसियन, ये आप ऐसे सोचो, इस सिलेंडर को देख रहे हो, सिलेंडर को ही आपने गॉसियन सरफेस माना है, तो आप क्या बोलोगे, इससे फ्लक्स बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है, बाहर। बाहर। बाहर आ रहा है, ठीक है ना। देखो अगर आप यहाँ खड़े हो जाओगे, एक तो ये वाला सरफेस लिया, ये वाला सरफेस, पहले वाला, ये वाला सरफेस, इससे बोलोगे फ्लक्स बाहर आ रहा है, S2 से बोलोगे तो बोलोगे फ्लक्स बाहर आ रहा है, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया से फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है। कर्व्ड सरफेस से, सरफेस एरिया से क्या होगा, फ्लक्स बाहर आते हुए नहीं दिखेगा, ना तो अंदर जाते हुए दिखेगा ना बाहर आते हुए दिखेगा, ग्रेस करते हुए दिखेगा। ध्यान देना, ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, सरफेस से ही पास हो रहा है, ना तो बाहर आते हुए दिख रहा है ना अंदर जाते हुए दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज पूछी है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। तो पहला फ्लैट सरफेस है ये, इसका एरिया वेक्टर कहां है, बाहर की तरफ है कि नहीं, यस सर। अच्छा कितना होगा एरिया वेक्टर, पाई 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। आया समझ में, यस सर। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ध्यान देना। कितना एंगल है दोनों के बीच में, 0। 0। तो आप फ्लक्स निकाल सकते हो, फ्लक्स कितना आएगा, अगर मैं इसे S1 सरफेस लूं तो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट क्या हो जाएगा, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू S1 फ्लैट सरफेस, क्या होगा, ध्यान देना, E A cos थीटा। बताओ E कितना है, E है 200 न्यूटन, पूरे 200 सरफेस पे 200 है, पूरे सरफेस पे, यहाँ पे हर जगह पे 200 है, वो दिया हुआ है। A कितना है, पाई पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0, 0। तो cos 0। तो ये फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, और आएगा कितना, जरा ध्यान देना, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, 25 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ रहा है 50 पाई 10⁻⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर यूनिट कूलम। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बाहर आ रहा है, ये फ्लक्स जो है बाहर आते हुए दिखेगा। ठीक है, बी, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड्स ऑफ द सिलेंडर। तो साइड ऑफ द सिलेंडर, साइड मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, तो फ्लक्स क्रॉसिंग दी कर्व्ड सरफेस एरिया,
तो कर्व्ड सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा? 0। उसका रीजन है कि अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया पे कोई भी एक छोटा सा एरिया लो, कोई भी छोटा सा एरिया लो, जैसे यहां पे आपने एक छोटा सा एरिया लिया, ये किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। Yes, sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ। कितना एंगल है दोनों के बीच में? 90 degree. तो आप सीधा बोल सकते हो कि फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा, फ्लक्स ग्रेज कर रहा है। फ्लक्स इज ग्रेजिंग, ध्यान देना, फ्लक्स इज ग्रेजिंग। ना तो एंटर कर रहा है ना लीव कर रहा है, ध्यान देना, ग्रेजिंग बोलते हैं। तो नेट फ्लक्स 0 होगा, ध्यान देना, ना तो पास होगा ना तो एंटर करेगा ना लीव करेगा, तो मैं सीधा बोल सकता हूं 0। सो नेट फ्लक्स एंटरिंग इज 0। नेट फ्लक्स एंटरिंग इज एंटरिंग or leaving is 0 because the angle between electric field and curved surface area is 90। आया समझ में? Yes, sir. और तीसरा, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर। अब देखो एक चीज समझो, एक तो फ्लैट सरफेस ये था, दूसरा फ्लैट सरफेस भी है, तो यहां पे मैं सी बना रहा हूं, ध्यान देना। कौन से वाला फ्लैट सरफेस? S2। अब देखो अगर ये S2 की बात हो रही है, ये S2 है, इससे निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ। इसे E2 ले लेता हूं, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, बाहर की तरफ। दोनों सेम है। E2 कितना है? E2 कितना है बताओ? 200। आ रहा है समझ में? Yes, sir. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है S2 सरफेस पे, उसका मैग्नीट्यूड है 200। अच्छा, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी उतना ही है जितना पहले निकाला था, वही है। देखो कितना एरिया वेक्टर? पाई 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो जो फ्लक्स पास होगा वो बाहर आते हुए दिखेगा बाहर आते हुए, तो कितना होगा? E2 A2 cos 0, अगेन cos 0, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो आंसर सेम आएगा। सेम आंसर है। ये दोनों फ्लैट सरफेस पे है, ध्यान देना। इतना लेफ्ट वाले से और इतना राइट वाले से, ये राइट वाले से। और ये जो है CS से है। तो अगर आपसे पूछा जाए, सी पार्ट पूछा जाए, तो सी पार्ट में क्या पूछा है? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, बताओ कितना होगा? तो आप क्या करोगे? 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, जैसे मैंने यहां पे किया है। पहले वाले से फ्लक्स निकाला, पहले वाले सरफेस से, दूसरे वाले से निकाला, ये लेफ्ट वाला फ्लैट सरफेस है, राइट वाला फ्लैट सरफेस है, और तीसरा क्या होगा? CS से, इन तीनों से निकाला। ये कितना है? ये तो 0 है। आया समझ में? Yes, sir. बट 5 1 5 2 क्या सेम है? देखो कितना है, 50 पाई 10⁻⁻² प्लस 50 पाई 10⁻⁻², ये दोनों सेम है। तो जो बाहर आते हुए दिखेगा वो कितना आएगा? 100 पाई इंटू 10⁻⁻²। आया समझ में यहां तक? Yes, sir. यानी आंसर कितना है? आंसर है 3.14। ये 100 और -2 कैंसिल आउट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर यूनिट कूलम। इतना फ्लक्स बाहर आते हुए दिखेगा Pi. पॉजिटिव में। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इसका मतलब बाहर आते हुए दिख रहा है। जैसे ही फ्लक्स बाहर आते हुए दिख रहा है तो अंदर आप बोल सकते हो अंदर क्या रखा होगा? कुछ पॉजिटिव चार्ज रखा होगा। आया समझ में कि नहीं?
यस सर। तो पूछा वही है कि ये बताओ अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, तो अंदर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और कितना रखा होगा निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, डी पार्ट, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी गॉसियन सरफेस किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, कितना है ये 3.14 ऑलरेडी कैलकुलेट किया ऊपर। आंसर कितना आया, कितना चार्ज रखा होगा, 3.14 इंटू 8.85 10⁻⁻12 कूलम। ये कैलकुलेट कर लेना, दिस इज योर आंसर। आया समझ में। यस सर। तो करने का तरीका समझ लो। जब मैं कल क्वेश्चंस करवाऊंगा इससे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, अभी तो एक ही क्वेश्चन लिया, देखो ये वाला क्वेश्चन। जब मैं कल क्वेश्चंस लूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं करूंगा क्या। अगर मुझे गॉसियन सरफेस दिया हुआ है, गॉसियन सरफेस दिया हुआ है, जैसे सिलेंडर दिया हुआ है, तो सिलेंडर के केस में क्या है, बेटर क्या है, आप तोड़ लो कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, फ्लैट सरफेसेस हो गया और कर्व सरफेस हो गया, कर्व सरफेस हो गया। तो तीनों से फ्लक्स निकालो, तीनों से जो फ्लक्स पास हो रहा है अगर उनका सम 0 है तो आप बोलोगे अंदर कोई चार्ज, टोटल नेट चार्ज जो है वो अंदर कितना रखा हुआ है, 0। अगर नेट फ्लक्स पॉजिटिव आया, सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आया, तो आप क्या बोलोगे, अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, कुछ नेट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। और अगर बाहर अंदर की तरफ जा रहा है, नेट फ्लक्स जो है अंदर की तरफ जा रहा है गॉसियन सरफेस में, तो आप क्या बोलोगे, कुछ चार्ज रखा हुआ है अंदर, नेगेटिव चार्ज जैसा कुछ रखा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। थैंक यू।